Hello everyone, welcome to Karma Education. I hope you all are well. हम लोग PYQ सीरीज़ स्टार्ट किए हैं कर्मा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जून 2025 का पेपर सॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम लोग 81 से 90 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 81, Phoenix firm and Tolstoy firm can be associated with whom? The answer will be M.K. गांधी। फिनिक्स फार्म 1904 और टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में ये दोनों की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। इन फर्म्स का उद्देश्य था सिंपल लिविंग, सेल्फ रिलायंस, ट्रूथ और कम्युनिटी लिविंग को बढ़ावा देना। ये गांधी जी के एजुकेशनल और सोशल एक्सपेरिमेंट के इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था। इसलिए ऑप्शन 4 M.K. गांधी विल बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। एक बार देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को, एक बार रिकैप कर लेते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम किससे जाना जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं और ऋषि वैली स्कूल के लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति को जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 है ऋषि अरविंदो, जिन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन स्टार्ट किए थे। जॉन डीवी एक प्रैग्मेटिस्ट थे और लर्निंग बाय डूइंग के लिए फेमस थे। तो यहाँ पे इसीलिए आंसर होगा फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म के लिए महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में क्यों बनाया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। एक तो रिलेट करता है इरेगुलरिटीज इन टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, रिलेट करता है इरेगुलरिटीज इन द admissions of teacher education institutions और irregularities in recognition of teacher education institutions, या फिर irregularities in the appointment of teachers। क्यों जस्टिस वर्मा कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था? आंसर होगा irregularities in recognition of teacher education institutions। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितना भी था, जिस नॉर्म को फॉलो करते हुए उन लोगों को रिकॉग्निशन मिलता था, मान्यता मिलता था, वहां पे गड़बड़ी चल रहा था, वहां पे इरेगुलरिटीज दिखाई दे रहा था। तो इसलिए जस्टिस वर्मा कमिटी ना तो टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड के लिए बनाया गया था, उसमें इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, ना तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज के लिए बनाया गया था, ना तो टीचर अपॉइंटमेंट का इरेगुलरिटीज के लिए बनाया गया था। एनसीटी के द्वारा जस्टिस वर्मा कमीशन बनाया गया था टू चेक the recognition process of teacher education institutions। क्या सही नॉर्म्स फॉलो करते हुए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता मिल रहा है या नहीं? इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following book is authored by जीन पियाजे? यहाँ पे ऑप्शन 2 द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये बुक 1926 में ये स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के द्वारा लिखा गया था। बेसिस था लैंग्वेज डेवलपमेंट और बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस के बीच संबंध क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हुए ये बुक लिखा गया था जीन पियाजे के द्वारा। एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक फाउंडेशनल बुक मानी जाती है इस बुक को। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये हॉवर्ड गार्डनर का एक बुक है जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये बुक B.F. स्किनर की है और ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। और ऑप्शन 4 कॉग्निशन एंड नॉलेज, दिस इज रिलेटेड विथ कर्ल पॉपर और जॉन एक्लिस। ओके, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन 2 जीन पियाजे, book name The Language and the Thoughts of the Child। Question number 84, under the Samagra Shiksha framework, which agency is designated as the nodal agency in states for in-service teacher training? Option है DIET, IASE, RIE, SCERT। आंसर होगा SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले देखते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क के अंदर नोडल एजेंसी का मतलब क्या है। नोडल एजेंसी एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जिसको असाइन किया जाता है
कि वो हर तरीके का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है in terms of coordination, implementation of policy to regulate specific policy program और इस सेक्टर, ये सारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। इसको नोडल एजेंसी बोला जाता है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत SCERT को राज्य स्तर पर टीचर ट्रेनिंग, एकेडमिक सपोर्ट, करिकुलम डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। SCERT स्टेट लेवल पर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है, पर डाइट ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखता है पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही सीमित है। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, ये भी टीचर एजुकेशन रिलेटेड है पर एडवांस स्टडीज संबंधित है। यहाँ पे इसका रोल नोडल एजेंसी की तरह नहीं है। RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये NCERT का रीजनल इंस्टीट्यूशंस है जो टीचर एजुकेशन और करिकुलम सपोर्ट देते हैं, लेकिन ये भी कोई स्टेट लेवल का नोडल एजेंसी नहीं है। तो समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के अंदर SCERT इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए स्टेट लेवल पे नोडल एजेंसी के तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइफ सिचुएशन डिजाइन ऑफ करिकुलम। लाइफ सिचुएशन डिजाइन करिकुलम में कौन सा ट्रू नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन ऑफ करिकुलम से रिलेट नहीं होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ये क्लियर होना है कि ये लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन क्या होता है। करिकुलम को रियल लाइफ सिचुएशंस और कम्युनिटी एक्सपीरियंस के अराउंड ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। इसका फोकस होता है कम्युनिटी लाइफ, सोशल यूजफुलनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी। ये अप्रोच स्पेंसर के एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये लर्नर सेंटर्ड डिजाइन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका एम्फेसिस लर्नर की इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, इससे कई ज़्यादा फोकस्ड रहता है रियल लाइफ सिचुएशन क्या है और सोशल प्रॉब्लम्स क्या है उसके ओरिएंट करके करिकुलम को डेवलप किया जाता है इन लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन में। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इट फॉल्स अंडर लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। नहीं, ये लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन में नहीं आता है। ऑप्शन 1 में है कि कम्युनिटी लाइफ के अराउंड कंटेंट ऑर्गेनाइज करने से स्टूडेंट्स को लर्निंग की रिलेवेंस समझ आती है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 होगा मतलब क्वेश्चन पे करेक्ट नहीं होगा, रियल लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन के साथ रिलेट हो रहा है। ऑप्शन 2 लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स डेवलप करता है, तो ये भी रिलेट हो रहा है। और ऑप्शन 4 स्पेंसर के करिकुलम फॉर कंप्लीट लिविंग के आइडिया से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो ये भी लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन ऑफ करिकुलम के साथ रिलेट हो रहा है। बस एक ऑप्शन गलत है, वो है इट फॉल्स अंडर द लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन इक्वल्स टू कम्युनिटी लाइफ प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कंप्लीट लिविंग। इट इज नॉट रिलेटेड विथ लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 86, in a two-tail test, if the null hypothesis could not be rejected at 0.01 level of significance, then at 0.05 level of significance, this null hypothesis will be rejected definitely, will not be rejected definitely, may or may not be rejected. The level of significance does not play any role in null hypothesis testing. Answer होगा may or may not be rejected. First of all, ये level of significance क्या होता है? ये बताता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांग रहे हैं। 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये वेरी स्ट्रिक्ट एक टीचर है, और 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये थोड़ा ले स्ट्रिक्ट टीचर है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं
मान लीजिए एग्जाम पास करने के लिए 0.01 लेवल वाला टीचर बोलता है कि 95 मार्क्स लाओ तभी हम आपको पास करवाएंगे, और 0.05 लेवल वाला टीचर बोलते हैं कि 80 मार्क्स लाओ उसके बाद ही हम पास करवा देंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट के 85 मार्क्स आते हैं तो वो 95 क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए 0.001 लेवल पर ही वो फेल हो जाता है। लेकिन 80 तो क्रॉस कर लिया ना उन्होंने, तो इसीलिए 0.05 लेवल पर वो पास हो जाता है। पर अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स सिर्फ 70 आता है तो वो दोनों जगह फेल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर नाल को 0.0 लेवल पर रिजेक्ट नहीं किया गया तो हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि 0.05 लेवल पर क्या होगा। वो रिजेक्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट ना भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 0.01 लेवल मोर स्ट्रिक्ट है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस का ज़रूरत होता है नाल को रिजेक्ट करने के लिए, और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेस स्ट्रिक्ट होते हैं नाल को रिजेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, कल्फी एंड मसूदा के अनुसार असेसमेंट एज इंक्वायरी को सबसे अच्छी तरह के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑप्शन 3 will be the correct answer over here. That is an interactive cyclic process, a roller coaster more than an elevator. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज असेसमेंट एज इंक्वायरी। असेसमेंट एज इंक्वायरी का मतलब है कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जहाँ टीचर और लर्नर दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसे लिखता है, टीचर फीडबैक देते हैं, स्टूडेंट उससे इम्प्रूव करता है, फिर टीचर दोबारा रिव्यू करता है, फिर स्टूडेंट इम्प्रूव करता है। ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, इसलिए असेसमेंट एज इंक्वायरी एक साइकिल है, एक बार होने वाला इवेंट नहीं है। कल्फी और मसूदा ने इससे रोलर कोस्टर कहा है, एलिवेटर नहीं। एलिवेटर यानी कि सीधा ऊपर जाने का, ऊपर ले जाता है, लीनियर प्रोसेस है, और रोलर कोस्टर ट्विस्ट्स रहता है, टर्न्स रहता है, फीडबैक, रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसीलिए असेसमेंट एज इंक्वायरी इंटरैक्टिव है, साइक्लिक है, कंटिन्यूअस है, रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड होता है। ये कोई लीनियर सीक्वेंस नहीं है, वन टाइम असेसमेंट नहीं है, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं होता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, if an e-learning platform is evaluated using D and MIS model, which of the following would not be a part of evaluation? The correct answer will be option 3, pedagogical theories used. सबसे पहले एक सिंपल कंसेप्ट समझिए। डी एंड MIS मॉडल का फुल फॉर्म है डिलॉन एंड मैकलीन इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल। ये मॉडल किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की सक्सेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेनली इन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करता है कि सिस्टम क्वालिटी, यानी कि प्लेटफॉर्म कितना अच्छा काम कर रहा है, सर्विस क्वालिटी, सपोर्ट और सर्विसेज कितनी अच्छी है, नेट बेनिफिट्स, यूजर को क्या फायदा मिला। सिंपल एग्जांपल, अगर हम किसी लर्निंग ऐप को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम देखेंगे ऐप फास्ट है या नहीं, सपोर्ट सर्विस अच्छी है या नहीं, स्टूडेंट्स को लर्निंग में बेनिफिट हुआ या नहीं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि ऐप की कंटेंट में कौन सी लर्निंग थ्योरी यूज हुई है। ऐसे ही पेडागोजिकल थ्योरीज मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म बेस्ड कोई भी पेडागोजिकल थ्योरीज डी एंड MIS मॉडल का इवैल्यूएशन डायमेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर पेडागोजिकल थ्योरीज होगा। बाकी तीनों यानी कि सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, नेट बेनिफिट्स, ये सारी चीजें डी एंड MIS मॉडल का पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, which statement appropriately reflects Quality Council of India's core mandate relevant to educational quality assurance in India? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 1, दैट इज
QCI acts as the national body to develop and operate accreditation programs aligned with international standards. सबसे पहले QCI क्या है ये एक बार देख लेते हैं. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में स्टैब्लिश किया गया था क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए. इसका काम है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करना और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करना. सिंपल एग्जांपल क्या है, जब किसी इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना होता है, तब QCI एक्रेडिटेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. QCI खुद यूनिवर्सिटीज को NAAC ग्रेड्स इशू नहीं करता. NAAC एक अलग एक्रेडिटेशन बॉडी है. QCI क्वालिटी फ्रेमवर्क और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स को डेवलप और ऑपरेट करने में रोल प्ले करता है. इसीलिए एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स QCI का कोर मैंडेट होता है. इसीलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. To put the students of an inclusive class in situations like to work out the solution of a problematic situation and to construct, create and produce something new is related with which kind of teaching learning? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्टिव टीचिंग. रिफ्लेक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन याद नहीं करते बल्कि सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से वो नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देता है कि स्कूल में प्लास्टिक वेस्ट कैसे कम किया जाए. स्टूडेंट्स सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं और एक एक्शन प्लान या मॉडल क्रिएट करते हैं. यहाँ स्टूडेंट्स क्या क्या किए हैं? थिंक डीपली, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएट समथिंग न्यू. यही रिफ्लेक्टिव टीचिंग की खासियत है. अब बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग जो ग्रुप में काम करना फोकस करता है. को टीचिंग, दो टीचर्स मिलकर जब पढ़ाते हैं उसको को टीचिंग बोला जाता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ आइडियाज जनरेट करने की टेक्निक है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग यहाँ पे क्या करता है? डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएशन पर फोकस करता है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. तो रिमेंबर दिस, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मतलब थिंक, रिफ्लेक्ट, सॉल्व एंड क्रिएट. ठीक है, तो इसके साथ साथ आज का हमारा जो 10 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है वो कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के साथ साथ. देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन.